I'll be explaining Chapter 1 Human Evolution from Early Social Formations by Amar Farooqi. Let's get started with the introduction. ह्यूमन स्पीशीज़ जो कि मोस्ट एडवांस स्टेज एवोल्यूशन के मोस्ट एडवांस स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एवोल्यूशन जिसकी शुरुआत अर्थ के फॉर्मेशन के साथ ही हो चुकी थी 4600 मिलियन ईयर्स अगो, और जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एनिमेट मैटर था उसका इमर्जेंस 3500 मिलियन ईयर्स अगो हो चुका था। एवोल्यूशन जो कि कंटिन्यूस चेंज है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज़ का एवोल्यूशन पॉसिबल होता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में। ह्यूमन माइंड इस टाइम पीरियड को इजीली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन इटसेल्फ इज हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदर देन नेचुरल एवोल्यूशन, बिकॉज एज इट इम्प्लाइज कल्चरल अडेप्टेशन, और इसकी वजह से कई सारे न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुए हैं रिसर्च की फील्ड में। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कई तरह की साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस और थ्योरीज़ के बारे में, जैसे डार्विनिज़म, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कार्ल लिनेयस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जॉर्ज डे बुफो और शेवलियर डिलेमार्क के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डार्विनिज़म के बारे में। चार्ल्स डार्विन जिनकी जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके बारे में। 19th सेंचुरी का जो लेटर हाफ का जो पीरियड था उसमें चार्ल्स डार्विन जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस थ्योरी को प्रोपाउंड किया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1959। उसमें उन्होंने ह्यूमन बींग्स को एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया। डार्विन की इस थ्योरी ने कम्प्लीटली ह्यूमंस का जो हमारा जो नज़रिया था नेचर की तरफ और हमारे ऊपर एज अ स्पीशीज़ देखने का जो नज़रिया था उसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। डार्विन इन हिज 5 year लॉन्ग नेचुरलिस्ट एक्सपेडिशन नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक के कई आइलैंड्स पे गए, कई जगहों पे गए, अपने एक्सपेडिशन को कंडक्ट किया, और वहाँ से उन्होंने एक वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को अक्यूमुलेट किया फर्स्ट हैंड अबाउट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और उसी की वजह से उस डेटा को उन्होंने अक्यूमुलेट किया अपने पाथ ब्रेकिंग वर्क द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में। डार्विन ने प्रोपाउंड किया, बताया, अपनी थ्योरी में बताया कि जो स्पीशीज़ थी वो इवॉल्व हुए हैं माइनर वेरिएशंस की वजह से। हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स के अंदर, जो हर एक स्पीशीज़ में जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उनके अंदर माइनर वेरिएशंस थे, उन वेरिएशंस को इनहेरिट किया गया उनके ऑफस्प्रिंग के थ्रू, और जब ऑफस्प्रिंग उन वेरिएशंस को इनहेरिट करते गए फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज़ का इमर्जेंस होता है। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीशीज़ के होते हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं किसी ना किसी रूप में। वेरिएशंस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचुरल वेरिएशंस की वजह से ऑफ कोर्स। तो फेवरेबल अडेप्टेशंस आर जो अडेप्टेशंस होती है जो कि फेवरेबल होती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, वो इनहेरिट होती है और वो पास ऑन होती रहती है ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और फिर लास्ट में एक न्यू स्पीशीज़ का इमर्जेंस होता है। कार्ल लिनियस, इन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स को। डार्विन्स वर्क वॉज एक्चुअली मीन्स प्रोसीडेड बाय significant developments in natural sciences during the 18th and early 19th century, और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जिसे स्वीडिश बोटेनिस्ट कार्ल लिनियस ने किया था। लिनियस का क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर उनका जो क्लासिफिकेशन था, इसकी वजह से अवेलेबल डेटा में एक तरह का एक ऑर्डर क्रिएट किया गया। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की वजह से डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को बताना किसी भी स्पीशीज़ के अंदर इजी हो चुका था। जॉर्ज डे बुफो जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्ग्यू किया अपने सेवरल वॉल्यूम वर्क में नेचुरल हिस्ट्री में कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी खुद की भी एक हिस्ट्री है। नेचुरल वर्ल्ड है जो हमारा, वो चेंज होता जा रहा है, चेंज होता हुआ आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जैसे कि आज का जो कंटेम्प्रेरी नेचुरल वर्ल्ड है वो कई सौ सालों पहले, कई हज़ारों लाखों सालों पहले के वो नेचुरल वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग रहा होगा। शेवलियर डे लिमार्क, उन्होंने अपने वर्क नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इनवर्टेब्रेट एनिमल्स के बारे में लिखा था, के अंदर लिखा है जो कई जो शुरू में बताते हैं कि जो
डेवलपमेंट्स जो मेजर टू डेवलपमेंट्स थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशंस के लिए एक फर्म बेसिस क्रिएट किया, एक असिस्ट किया। वो ये था कि जियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इमर्ज हुई। सेकेंडली जो फॉसिल्स की जो स्टडी थी उसकी वजह से इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक फर्म बेस मिल चुका था। जो ये डेवलपमेंट्स थे साइंस के अंदर, उन्होंने एक ग्राउंड प्रिपेयर किया शेवेलियर डे लिमार्क, एक फ्रेंच साइंटिस्ट के वर्क को लेकर। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, जो कि एक 7 वॉल्यूम वर्क था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इनवर्टेब्रेट एनिमल्स, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये स्पीसीज़ इवॉल्व हुई, किस तरह से इनमें चेंजेस आए, अंडरवेंट, ये किस तरह से अंडरवेंट चेंज हुए, किस तरह से चेंजेस आए इनमें। तो उन्होंने बताया कि ये जो एनिमल्स थे, ये जो स्पीशीज़ थी अलग अलग, ये स्टैटिक नहीं थी, ये कोई अनचेंजिंग एंटिटीज़ नहीं थी। स्पीशीज़ वर नॉट फिक्स्ड और ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चेंज हो रही थी। फॉसिल एविडेंस इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ चेंजेस के अंडरगो गई है, अलग अलग चेंजेस आए हैं इनमें। कुछ लाइफ फॉर्म्स डाई ऑफ हो चुकी है, डाई ख़त्म हो चुकी है, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ इवॉल्व हो चुकी है, कुछ डाइवर्सिफाई हो चुकी है। उन्होंने सजेस्ट किया कि उनका एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग था कि एक एनिमल या फिर एक स्पीशीज़ का कोई भी एक स्पेसिफिक एनिमल किसी भी एक अपने रेगुलर, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को रेगुलरली यूज़ करता है या फिर फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो पार्ट आगे चलकर बड़ा होगा या फिर छोटा रहेगा। उनका ये मानना था कि जिस भी पार्ट को हम रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे अपने बॉडी के, वो आगे चलकर इवॉल्व होगा, और जिस पार्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे वो आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसयूज़ हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। डार्विन्स एंड उनके जो डिसेंट ऑफ मैन, एक अलग उनका जो एक अलग वर्क था। डार्विन ने जो अपनी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी की वजह से हम डायनेमिक्स ऑफ एवोल्यूशन को अच्छे से समझ पाए, एवोल्यूशंस को अच्छे से समझ पाए। उन्होंने ह्यूमन बीइंग को इस प्रोसेस में रखने की वजह से, उनके इस प्रोसेस के अंदर ह्यूमंस बीइंग को प्लेस करने की वजह से कई लोगों ने उनकी इस थ्योरी के इस पार्ट को एक्सप्लेन करने से मना कर दिया और अपोज करने लगे। तो उन्होंने अपनी पूरे आर्ग्यूमेंट को कम्प्लीटली आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया अपने नेक्स्ट वर्क, लेटर वर्क डिसेंट ऑफ मैन 1871 में, जिसमें उन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में स्पेसिफिकली बात की है। स्टीफन जे गोल्ड और रिचर्ड डॉकिंस। तो जे गोल्ड जो कि एक पेलेंटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डार्विन्स थ्योरी को लेकर बोला है कि ये एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल चेंज को इंडिकेट करता है डार्विन की थ्योरी के हिसाब से। गोल्ड्स का व्यू था कि जो ये लॉन्ग पीरियड्स थे, वो कई ऐसे लॉन्ग पीरियड्स रहे जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखे, स्पीशीज़ के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन दे वर शॉर्ट फेजेस व्हेन देयर वाज अ बर्स्ट ऑफ एवोल्यूशनरी एक्टिविटी। कोई छोटे छोटे ऐसे पॉइंट थे, फेज थे, जहाँ पे एवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बर्स्ट देखने को मिले, उनका ऐसा मानना था। इट मीन्स कि कई तरह के, मतलब कुछ ऐसा क्रिटिकल म्यूटेशन रहा होगा जिसकी वजह से एवोल्यूशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम क्विक हो चुका था, फास्ट हो चुका था। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, मतलब उनका जो इंटरप्रिटेशन था फॉसिल एविडेंस को लेकर, उसके बेसिस पे उन्होंने इस तरह का आर्ग्यूमेंट किया। तो रिचर्ड डॉकिंस जो कि एक एमिनेंट जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली रिफ्यूट किया गोल्ड्स के आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सडन बर्स्ट ऑफ चेंजेस है वो इनिशियली अडेप्टेशन को वह बहुत अनलाइकली बना देंगे उस ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ या फिर उस ग्रुप के लिए, और फिर वो लोग शायद आगे सरवाइव ना करे उस इनिशियल अडेप्टेशन की वजह से, जो कि बहुत फास्ट हुआ है। उनका ये मानना है कि जो फॉसिल एविडेंस में जो हमें गैप देखने को मिलता है, उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि एक स्मॉल ग्रुप मेन ग्रुप से, मेन पॉपुलेशन से सेपरेट होकर एक आइसोलेशन में जाके इवॉल्व किया हो, और लेटर ऑन वो ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ गया हो। इसकी वजह से क्या होगा कि ओरिजिनल प्लेस पे आने के साथ में अब दो अलग अलग स्पीशीज़ के हमें फॉसिल एविडेंस देखने को मिलेंगे। डीएनए और जीन्स जो कि बेसिस है लाइफ के, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नॉन लाइफ फॉर्म्स के मॉलिक्यूल से कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश होते हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं।
इनकी एबिलिटी की वजह से, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करने की और ट्रांसमिट करने की इंफॉर्मेशन, वही नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती है। डीएनए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है विच डिटरमाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कोड। द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कोड, ये रिप्रोडक्शन के कोर्स टाइम पीरियड में टेक प्लेस होता है। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज व्हाट डिफाइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स, किस तरह से प्राइमेट्स ब्रांच आउट हुए, किस तरह से मॉडर्न ह्यूमंस आए। तो प्राइमेट्स दो ब्रांच आउट हुए, दो अलग अलग जगह ब्रांच आउट हुए, एक प्रोजिमाई में और एक एंथ्रोपोडिया में। एंथ्रोपोडिया के 3 ब्रांचेस निकले, एक सर्कोपिथेकोडिया और सिबोइडिया और होमिनोइडिया। होमिनोइडिया के 4 अलग से क्लासिफिकेशंस हैं, मतलब अलग ब्रांच आउट हुए। एक पोंगिडे जो कि एप्स की क्लासिफिकेशन है, और एक जिसमें हम मॉडर्न ह्यूमंस को रखते हैं, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस एंड होमिनिडे। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके थे। होमिनिडे जो कि 2 अलग से ब्रांचेस इसकी निकलती है, जेनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जेनस होमो। जेनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हम पढ़ेंगे जेनस, वो अलग से ब्रांच आउट होता है, जेनस एफरेंसिस और जेनस अफ्रीकैनस, जेनस रोबस्टस, जेनस बॉयसेई। और उसी तरह जेनस होमो में हम देखते हैं ब्रांच आउट होता है होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मैन एंड मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन यानी प्राइमेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। व्हाट आर प्राइमेट्स? तो प्राइमेट्स जो कि एक ब्रॉडर ग्रुप है, एक पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ग्रुप है मेमेलियन वर्टेब्रेट्स का। वर्टेब्रेट्स, मेमेलियन वर्टेब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है, बैकबोन यानी वर्टेब्रेट, जो कि इंटरनल सपोर्ट देती है बॉडी को। इनके 4 लेग्स होते हैं, 4 पैर होते हैं, इनकी पूरी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, कांस्टेंट रहता है इनका बॉडी टेम्परेचर। और जो इनके फीमेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, फीमेल मैमल्स होते हैं, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। हाउएवर, मतलब अब हम मैमल्स में भी अलग अलग वेरिएशंस देखते हैं कि प्लेटिपस और एंटीटर्स है वो एग्स ले करती है, जो कि मोनोट्रीम मैमल्स है। और इसी तरह से कुछ स्पीशीज़ होती है जो कि पहले यंग वंस के डेवलप होने से पहले बर्थ दे देती हैं, वो उन्हें हम मार्सुपियल्स बोलते हैं, जो कि इनके कैंगरू के टाइम पे हम इनको इसकी बात करते हैं। फीमेल मैमल्स होते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क को सेक्रीट करते हैं ताकि यंग वंस को फीड किया जा सके। और प्राइमेट्स जो कि एफिशिएंटली ट्रीज़ पे रहते थे, उनके पास, मतलब वो अपने 4 लिम्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे। उनके जो नेल्स थे वो कम्प्लीटली फ्लैटेंड थे, और उनके जो थम्ब्स थे, उनके जो थंब है वो उनके 4 फिंगर्स से अपोज है। अब हम अपना हाथ देखें तो हम यहाँ पे भी उसी की बात कर रहे हैं, हमारा जो थंब है वो हमारे 4 फिंगर के कम्प्लीटली अपोज्ड है। प्राइमेट्स थे, ये पॉजेस करते थे प्रीहेंसाइल हैंड्स एंड फीट फॉर ग्रेस्पिंग एंड क्लचिंग। हैंड्स एंड फीट, 4 लिम्स की जो, मतलब इनकी जो कैपेसिटी थी, 4 लिम्स हैव द कैपेसिटी टू रोटेट, टू फ्लेक्स एंड टू एक्सटेंड। प्राइमेट्स ने एक्सटीरियोस्कोपिक विजन एक्वायर कर लिया था। उनकी आईबॉल्स इस तरह से पोजीशन थी कि वो 2 फील्ड ऑफ विजन्स को कंबाइन करके एक 3 डायमेंशनल पिक्चर क्रिएट कर सकते थे, देख सकते थे, 3 डायमेंशन पिक्चर क्रिएट करके देख सकते थे। और इसकी वजह से वो डेप्थ और डिस्टेंस को मेजर कर सकते थे आँखों से, मतलब पता लगा सकते थे। दे बिगेन इवॉल्विंग अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो, और उन्होंने एक एरोबियल हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया था, यानी पेड़ों पे रहने की हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया था। प्राइमेट्स के जो सब ऑर्डर्स है, प्रोजिमाई और एंथ्रोपोडिया। प्रोजिमाई जो कि मोर प्रिमिटिव थे और ये अर्लीस्ट टू इवॉल्व थे। इनकी जो आई बॉल्स है वो, प्रोजिमाई की जो आई बॉल्स है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में लोकेटेड थी। इसकी वजह से इनका जो विजन था
वो रेस्ट्रिक्टेड था, कंप्लीट इनको विजन नहीं था। प्रोजीमाए की जो मतलब प्रोजीमाए रिलेटिवली स्मॉल थे साइज़ में, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी आइज़ को पोजेस करते थे, इनके पास बहुत बड़ी आइज़ होती थी। एंथ्रोपोइडिया जो कि एक सेपरेटेड, जो कि प्रोजीमाई से ही सेपरेट हुए थे 40 मिलियन ईयर्स अगो विद एवोल्यूशन ऑफ मंकीज़, और ये प्रोजीमाई से ज़्यादा इवॉल्व थे, ज़्यादा एडवांस थे। इनकी जो आई बॉल्स थी वो बोल लाइक स्ट्रक्चर में थी, और इसकी वजह से इन्हें फ्रीडम ऑफ विजन था, ये कहीं भी देख सकते थे। और ये रिलेटिवली लार्ज थे, और इनकी जो आइज़ थी वो छोटी थी। यहाँ पे हम प्रोजीमाई और एंथ्रोपोइडिया में डिफरेंस देख रहे हैं। एंथ्रोपोडिया जो कि फर्दर डिवाइडेड है सिरोपिथेकोइडिया में और सिबोइडिया में और होमिनिडिया में। सिरोपिथेकोइडिया यानी जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ है और जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ है, और फिर हम पढ़ेंगे होमिनोइडिया जो कि एप्स एंड ह्यूमंस के बारे में। अब एप्स यानी पोंगिडे और ह्यूमंस यानी होमिनोइडिए डे। यहाँ पे हमने पढ़ा सुपर फैमिली ऑफ एंथ्रोपोइडिया के बारे में। पोंगिडे, अब हम यहाँ पे एप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मंकीज़ से रिलेटिवली लार्जर थे साइज़ में। इनके बड़े केनाइन टीथ्स थे और ये ज़्यादा ही पावरफुली बिल्ड थे। जो इनके 4 लिम्स थे वो लॉन्गर, मतलब ज़्यादा लंबे थे इनके हिंड लिम्स से, और यानी इनके पैर जो थे उनके हाथ से ज़्यादा लंबे थे, और ये ग्राउंड से ज़्यादा अडेप्टेड थे। अभी हमने शुरू में देखा कि प्राइमेट्स, इन्होंने एक ट्रीज़ पे रहने की हैबिटेट को अक्वायर कर लिया था, लेकिन यहीं पे हम देख रहे हैं पोंगिडे एप्स के आते आते ये लोग ग्राउंड को अडेप्ट कर चुके थे। इन्होंने एक सेमी इरेक्ट पोस्चर अडेप्ट कर लिया था वॉकिंग के टाइम पे। इन्होंने नकल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था जब ये ग्राउंड पे चलते थे। अब हम पढ़ेंगे होमिनिडे जो कि 2 जेनरा ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस हम पढ़ते हैं रेमंड डार्ट, इन्होंने फॉसिल डिस्कवर किए थे 1924 में साउथ अफ्रीका में, और इन्होंने उसी स्पीशीज़ को नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। इनके जो फोरहेड होते हैं वो थोड़े स्टीपर होते हैं, जो इनका स्कल होता है वो टॉप पे, मतलब वो इस मोर राउंडेड एट टॉप। जो इनकी जो चीक टीथ होते हैं, मोलार्स एंड प्री मोलार्स, वो फ्लैट थे, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा अडॉप्टेड थे प्लांट फूड्स को ग्राइंड करने के लिए। इनके जो और ये मतलब काइंड ऑफ ऑमनिवरस थे, यानी कि इनकी डाइट में मीट भी इंक्लूडेड था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस जो कि सेकंड डिवाइडेड पार्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, फ्लैटर फोरहेड था ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस में एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकनस। इनका बोनी क्रेस्ट था इनके टॉप ऑफ द स्कल पे, और दे वर हर्बीवरस, यानी ये कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट थी इनकी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज़ में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसेई एक हस्बैंड वाइफ टीम थी लुइस एंड मैरी लीके की। इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसेई के रिमेन्स को डिस्कवर किया टंजानिया ओल्डवाई गोर्ज में, और उन्होंने जब इसको डिस्कवर किया तब इसका नाम इन्होंने जिंजेंथ्रोपस के नाम से रखा। लेटर ऑन इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसेई में चेंज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस ये अर्लीस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, दो इनके जो फॉसिल्स थे वो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, मतलब सबसे लास्ट में डिस्कवर हुए हैं, और जो रिसेंट एविडेंस इथोपिया ओमो वैली हैदार से मिले हैं। ये फाइनल स्टेज था ट्रांजिशन का बाइपोडल लोकोमोशन में, और इन्होंने एक इरेक्ट पोस्चर अक्वायर कर लिया था, बट दे स्टिल मीन्स रिटेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्स। दे हैड शॉर्टर लिम्स, their fingers were curved, and their thorax or chest was conical. अब हम पढ़ेंगे होमो ग्रुप, मच क्लोजर टू मॉडर्न डे ह्यूमंस। यहीं से मॉडर्न डे ह्यूमंस ब्रांच आउट हुए थे। तो फर्स्ट है हमारा होमो हैबिलिस। दे वर प्रेजेंट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट। आज से 2 मिलियन साल पहले ये प्रेजेंस थे होमो हैबिलिस। ये द अर्लीस्ट, जो इनके जो अर्लीस्ट फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं वो केनिया से मिलते हैं, लेक टुर्काना,
और जो अलग अलग अदर स्पेसिमेंस मिलते हैं वो ओल्डुवाई गॉर्ज और ऐसी जगहों से मिलते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी जो इनकी थी, जो माइंड कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी, वो इनकी 800 सीसी थी। दे वर द फर्स्ट टूल मेकर्स, वी कॉल देम द फर्स्ट टूल मेकर्स, होमो हैबिलिस। फिर हम पढ़ते हैं होमो इरेक्टस के बारे में। दे फॉसिल डेट बैक टू 1.75 मिलियन ईयर्स अगो। इनका जो फॉसिल्स था इसे भी केनिया से ही डिस्कवर किया गया था। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1000 सीसी थी। यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। 800 सीसी होमो हैबिलिस में था, होमो इरेक्टस में ये बढ़कर 1000 सीसी हो चुका है, विच इज़ नियरली 70% द साइज ऑफ होमो सेपियंस। यहाँ पे ये रॉन्ग, मैंने गलत लिख दिया, ट्रेन्स लिख दिया। दे वर टॉलर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हिसाब से मतलब उनके उनसे टॉलर थे, उनके से साइज मतलब हाइट में ज़्यादा लंबे थे होमो इरेक्टस। इन्होंने टूल्स बनाया था ग्रेट ईज के साथ और स्किल के साथ। तो यहाँ पे मतलब होमो हैबिलिस वर द फर्स्ट टूल मेकर्स, बट धीरे धीरे टूल मेकिंग भी आगे बढ़ रही थी। ग्रेट ईज और स्किल्स के साथ में ये टूल्स बना रहे थे। फ्रॉम द टाइम ऑफ होमो इरेक्टस ऑनवर्ड्स, होमो बिगेन टू मूव आउट ऑफ अफ्रीका इनटू एशिया एंड यूरोप। मतलब अब इन्होंने अपने जगह को, अपने एरिया को छोड़ना शुरू कर दिया था और ये अलग अलग जगह में, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव आउट करने लग गए थे, जैसे कि एशिया एंड यूरोप। निएंडरथल्स जो कि होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस बोला जाता है इन्हें, इन ये मतलब आज से मतलब 1,25,000 to 1,35,000 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। और इनके जो फॉसिल्स थे ये जर्मनी में फर्स्ट डिस्कवर हुए। दे हैड इंक्रीज्ड क्रेनियल कैपेसिटी, ऑब्वियसली मोर देन होमो इरेक्टस। दे मेड टूल्स, स्टोन टूल्स, और जो कि वो स्टोन टूल्स मोर एफिशिएंट थे एंड कल्चर बिकेम मोर एंड मोर विजिबल। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कल्चर का विजिबिलिटी दिखने को, मतलब कल्चर सामने दिख रहा है, किस तरह से कल्चर डेवलप हो रहा है ह्यूमन बींग्स में। ये अर्लीस्ट ये होमो सेपियंस थे। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में। होमो सेपियंस they have a cranial capacity of 1350 cc, which is means more than any other human species earlier. They were good in social interactions. Their skull was globular in shape. Their skull shaped led to modification of neck shape. मॉडर्न ह्यूमंस आर यूनिक इन द वेराइटी ऑफ साउंड दे कैन प्रोड्यूस। लाइक अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अलग अलग वर्ड्स बोल रहा हूँ, मैं एक वेराइटी ऑफ साउंड क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर नियरली 60 to 70,000 ईयर्स different species of Australopithecus, Homo habilis, and Homo erectus coexisted. After these, all three got extinct. Homo sapiens emerged. Now, as I earlier referred to a term sexual dimorphism, let's talk about what sexual dimorphism is. It is a condition in which the two sexes of the same species, the male and female, exhibit different characteristics like their height, their weight. We see different characteristics like female is less in height sometimes, and the weight is also less as compared to their male counterpart. This feature gradually disappeared with the evolution of Homo. Bipedalism, we'll be talking about bipedalism. Bipedalism is a major reason behind the skeletal changes. एक मेजर रीज़न है किस तरह का जो होमिनिड्स में स्केलेटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सभी बाइपेडल होमिनिड्स में एक जो स्केलेटल चेंजेस आए उसके बारे में एक मेजर रीज़न है बाइपेडलिज्म, दो पैरों पर चलना। तो बाइपेडलिज्म के कई सारे एडवांटेज थे, जैसे कि अपराइट वॉकिंग की वजह से अब उनके जो हैंड्स थे
ह्यूमंस के जो हैंड्स थे वो कम्प्लीटली फ्री हो चुके थे। अब वो चलने के लिए अपना हाथ का ना यूज़ कर कर वो किसी और चीज़ के लिए अपना हाथ यूज़ कर सकते, जैसे किसी चीज़ को रीच आउट करने के लिए या फिर अपने फूड को कैरी करने के लिए। और इसकी वजह से बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से कई सारी मतलब बहुत सारी एनर्जी सेव होने लगी, एनर्जी ह्यूमंस सेव करते थे और इसकी वजह से वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस रन कर सकते थे, चल सकते थे, हंट कर सकते थे। चार पैरों पे चलते समय उनको एक मतलब कंप्लीट फील्ड ऑफ विजन नहीं मिलता था, लोअर फील्ड ऑफ विजन मिलता था। लेकिन जब वो दो पैरों पे खड़े हो जाते थे ह्यूमंस, तो उन्हें एक इन्हेंस्ड फील्ड ऑफ विजन देखने को मिलता था, मतलब कंप्लीटली दूर तक का वो लोग देख सकते थे। तो अपोजिट थंब, जो कि आज हम अपने अपोजिट थम्स को देखते हैं, हमारा थंब है वो कम्प्लीटली अपोजिट है हमारे फोर फिंगर्स से। तो इसकी वजह से वो टूल्स ईजीली बना सकते थे और लॉन्ग टो देखने को मिलता है, और पेल्विस की शॉर्टनिंग होती है और बर्थ कैनाल की शॉर्टनिंग होती है। क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। एक अनदर सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिलता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर, वो था ह्यूमन ब्रेन का साइज़ में इंक्रीज़ होना, जो कि मतलब विच नियरली ग्रू 3 times बिगर इन साइज वॉट अर्लियर इट वाज, एंड अब कुछ और हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, साइज़ में चेंज आ चुका है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर हो रही है। कैनाइंस वर रिड्यूस्ड इन साइज़। आज हम देखें मतलब एप्स के और हमारे कैनाइंस में डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे दांत और कैनाइंस मतलब एप्स के दांतों को देखकर। जो लोअर जो जॉ है हमारा ह्यूमंस का, हम देख सकते हैं कि वो कितना लाइट है। बट इफ़ वी जस्ट इमेजिन कि एप्स का अगर हम स्कल देखें या फिर इस एप को ही देख ले, तो उनका जो जॉ एरिया है वो बहुत हैवी होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। और हमारे जॉ के लाइटर होने की वजह से ड्यू टू विच मोर स्पेस वॉज अवेलेबल, और इसकी वजह से स्कल में जो अवेलेबल एरिया था वहाँ तक ब्रेन इंक्रीज़ हो चुका था, एडजस्ट हो चुका था, इंक्रीज़ हो रहा था ब्रेन साइज़ में। हम देखेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में इतना कुछ पढ़ा, इस वीडियो में मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन हम इससे क्या कंक्लूड क्या करते हैं, व्हाट इज़ द कंक्लूजन वी मेक, we got into the evolutionary process is a vital and significant part of our life that existed and still going on। ये आज भी चल रहा है और ये यूजुअली आगे भी चलता रहेगा, पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। ह्यूमंस एज वेल अदर स्पीशीज़ इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा थे, है और रहेंगे, और इसी की वजह से ये इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए। क्योंकि अगर आज हम होमो इरेक्टस वाली स्टेज पे रहते तो पॉसिबल नहीं है कि हम आज इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते, हम अब तक सर्वाइव करते, क्योंकि होमो इरेक्टस कब कितने लाखों सालों पहले वो लोग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है वो किस तरह से यहाँ पे हमें मतलब प्रूव कर रही है, वो अपने आप को थ्योरी प्रूव कर रही है कि सर्वाइवल जो फिट था वही सर्वाइव करा, होमो इरेक्टस फिट नहीं थे इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ये नेचुरल सिलेक्शन वाली बात। कई तरह के रीसेंट डेवलपमेंट्स जो कि सिग्निफिकेंस चेंज लेकर आया है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, ह्यूमन इंटरवेंशन, सिंपल सी बात है, वो एक अलग सा एक फैक्टर बन चुका है अदर देन नेचुरल एवोल्यूशन। क्योंकि हम रिसर्च की फील्ड में ह्यूमंस इतने आगे बढ़ने लगे हैं, टेक्नोलॉजिकल इतना चेंज आ चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं रिसर्च की वजह से, कि ह्यूमन इंटरवेंशन एक अलग से फैक्टर बन चुका है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। अ लॉट ऑफ पेन्स टेकिंग वर्क, बहुत सारा प्रीसियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया। 5 साल के एक्सपीडिशन पे चार्ल्स डार्विन गए, उन्होंने 5 साल तक अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, समझा, और फिर उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सामने रखा दुनिया के। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेन्स टेकिंग वर्क साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन सब ने मिलकर किया, और इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को इतनी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन दी है। एवोल्यूशन जो कि
एग्जिस्टेंस को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है, स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है, जो कि इन्वामेंट के साथ में चेंज हो रहा है, और ये मतलब लाइफ की कंटिन्यूशन के लिए ज़रूरी है. एवोल्यूशन इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. Thank you for watching my video. If you like it, do like the video and comment below what are the things you what are the questions you have regarding this chapter.